नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। आज हमारे साथ हैं जो विवादों से जिनका गहरा नाता है और राजद्रोही जिनको कहा जाता है, राजद्रोही पत्रकार उमेश कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, लगातार आप विवादों से घिरे रहते हैं। विवादों से घिरने में जो आप हमेशा, एक ऐसी चीज़ है कि विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ते, या विवादों में रहना आपकी एक ज़रूरत जैसी चीज़ होगी कि हैबिट में शामिल हो गया कि विवादों में बने रहना है। देखिए, क्या है ना कि आप जिन विवादों की बात कर रहे हैं वो विवाद नहीं है, वो बेसिकली वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को किसी ना किसी को उठाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, उनको उनके अंजाम तक ले जाना चाहिए था। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ते हैं और उस लड़ाई को लड़ने के दौरान आप पर आरोप भी लगते हैं, आप पर कई तरीके के विवाद भी खड़े होते हैं, कई तरीके के सवाल भी उठते हैं, लेकिन क्या करें? हम डर जाएं? हम मुद्दों को उठाना छोड़ दें? हम मुद्दों की बात करना बंद कर दें? हम भ्रष्टाचार पर बोलना बंद कर दें? हम उस बिल्ली की तरह हो जाएं जो हांडी में मुंह डालकर ये सोचती कि उसे कोई नहीं देख रहा? ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है सर। लगातार जिस तरीके से पिछले जो दौर रहा है उसमें आप लगातार आवाज़ उठाते रहे उत्तराखंड के लिए, खासकर उत्तराखंड पर आपका फोकस रहा। जो हमारे पूर्व सीएम थे उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके कार्यकाल में लगातार आपने बातें बहुत उठाई। उनके खिलाफ एक तरीके से मोर्चा आपने खोल के रखा। आपके ऊपर राजद्रोह का केस भी लगा, दुनिया भर के आपके ऊपर केस लगे। ठीक है, आज आप उनकी तरफ से ये है माना जा रहा है कि वो जो केस थे वो सारे के सारे बने हुए केस थे, आपको टारगेट किया गया, उसमें कुछ और लोगों को भी टारगेट किया गया। लेकिन उनके जाने के बाद ये माना जा रहा है कि उनके जाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है कि आप जिस तरीके से मुखर होकर उनके जो काम काज थे उसको आपने चैलेंज किया और वो कहीं ना कहीं उनको सीट छोड़नी पड़ी। अब नए मुख्यमंत्री आए हैं तो उमेश कुमार जो हैं, नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल में आप आए हैं। उस दौरान आप कभी उत्तराखंड में नहीं पहुंचे। ये भी एक आरोप है कि सिर्फ उमेश कुमार जी अब जो आए हैं इसलिए आए हैं उत्तराखंड में कि अब सरकार जो है बदल गई है, मुख्यमंत्री बदल गए हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ 22 साल हो गए, 23 साल। मेरी शादी यहीं हुई, मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। किसी के बाप का उत्तराखंड नहीं है कि मुझे यहाँ से भगा दे। जितना किसी एक यहाँ पर पैदा हुए व्यक्ति के दिल में उत्तराखंड के लिए प्यार होगा, हो सकता है उससे ज़्यादा मेरे दिल में हो। जितनी बड़ी लड़ाइयाँ इस उत्तराखंड को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए मैंने लड़ी है, मुझे कोई बताए कि किसने लड़ी है उत्तराखंड बनने के बाद। मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, मेरे बच्चे यहीं स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा घर यहीं है, तो यहाँ ना आने का सवाल तो होता ही नहीं है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं लगातार आता रहा। वो बात अलग है कि आप मुझे नहीं देख पाएँ तो इसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि बहुतों की आंखों पर तो सरकार का पर्दा पड़ जाता है तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, वो अपने सीमित एक जोन में रह जाते हैं। तो मैं फिर बार बार एक ही बात कहता हूँ, जो मुझे कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, उत्तराखंड के नहीं हैं। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद मैं एक उत्तराखंडी हूँ। देवभूमि से प्यार करने के लिए यहाँ पैदा होना ज़रूरी नहीं है। मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं तो क्या करोगे आप? उन्हें भगा दोगे यहाँ से? उन्हें निकाल दोगे? आप कहोगे यहाँ मत रहिए? आप किसको उत्तराखंडी मानेंगे? आप किसको उत्तराखंडी मानेंगे, मुझे बताइए। नहीं, ये भी बात है कि बाहरी का भी एक आरोप लगता है कि लोगों को या तो जानकारी नहीं है उमेश कुमार के बारे में। उनको लगता है कि उमेश कुमार जी जो हैं वो
गाज़ियाबाद के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको उत्तराखंड से क्या पड़ा है, इस तरीके के भी आरोप लगातार लगाते हैं। आज आपने क्लियर कर दिया कि मेरे बच्चे यहीं पे पैदा हुए हैं, मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरा सारा मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए, मेरी शादी यहीं हुई, मेरे दोनों बेटे यहीं पैदा हुए और यहीं पढ़ते हैं और यहीं पढ़ेंगे। मैं चाहता तो उनको मैं दिल्ली, मुंबई या अब्रॉड के किसी भी अच्छे स्कूल में उनकी शिक्षा दीक्षा करा सकता हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ। लेकिन जब और लोगों के बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे भी, अगर मैं देहरादून में, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, तो मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि उनको पता रहना चाहिए कि वो उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड में पढ़े लिखे हैं, उनका फ़र्ज़ उत्तराखंड के लिए है। मैं उनको हमेशा ये सिखाता हूँ कि कभी ये मत सोचना कि यहाँ से पढ़ के आप अब्रॉड चले जाओगे पढ़ने के लिए, फिर हायर स्टडीज़ के लिए, और उसके बाद आप कहोगे उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड का कर्ज़ हर उत्तराखंडी पर है, वैसे ही मुझ पर भी है। तो मेरे को बार बार ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है मुझे उत्तराखंड से निकाल दे। बड़ी बड़ी सरकारों ने, बड़े बड़े तानाशाहों ने बहुत ताकत लगाई कि उमेश कुमार को राज्य से बाहर निकाल दें। उनकी क्या दुर्गति हुई है ये आज आपको पता है। उत्तराखंड के लिए मैं पहले भी लड़ रहा था और आज भी लड़ूंगा। उत्तराखंड में आपदा आएगी तो आज भी आपने देखा है कि मैं अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों के बीच में पहुंचाऊं। मैं वहाँ पहुंचाऊं जहां पर कोई पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। तो आप ये बताइए, लोग मुझे कहते हैं कि आप अभी 2017-18 के बाद से आपने मुखर होकर बोलना शुरू किया है। आप मुझे बताइए 2016 में क्या था हरीश रावत जी का स्टिंग ऑपरेशन? हाँ, वो भी आपने 2009, 10, 11 में जो मैंने स्टडिया घोटाला और आपका 56 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स बचाए थे राज्य के, वो क्या थे? शराब माफियाओं को यहाँ से खदेड़ा था चंडीगढ़ और पंजाब के, वो क्या था? 2009, 10, 11 में दर्जनों मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज हुए थे, तब क्या था? तो जिन लोगों को मेरे अतीत का ही नहीं पता वो सवाल उठाते हैं, तो मुझे बड़ा बचकाना सा लगता है कि या तो आप पूरा किसी बात के बारे में जानकारी हासिल करें, उसके बाद आप सवाल उठाएं। मुंह खोल देना बड़ा आसान होता है, एक मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो पूंछ दबा के घर में घुस जाओगे। हम तो सरकारों से लड़ते हैं, हमको क्या ज्ञान दे रहे हो? और तुम कौन होते हैं हमको निकालने वाले? हिंदुस्तान कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक है और हर भारतीय का अधिकार है वो कहीं भी रहे। आप तय नहीं करेंगे कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। यहाँ पर उत्तराखंड में सर ये चीज़ देखने में आ रही है कि जब से आपने पहाड़ परिवर्तन समिति बनाई है उसमें आपने कई कार्यकर्ता जोड़ दिए, अच्छी बात है, और वो लगातार काम भी कर रहे हैं, समाज में जाके आवाज़ भी उठा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में उनके कामकाज हैं। बीच में शुरुआत में आपने किया था कि उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपकी जो पहाड़ परिवर्तन समिति थी वो लगातार काम कर रही थी, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे थे। एक आपने किट बनाई थी पहाड़ परिवर्तन समिति, जो मेडिसिन किट थी, कि जहाँ पर डॉक्टर नहीं है तो वहाँ पे वो मेडिसिन किट दी जाए, वो आपने भेजी है बना के। अब चूंकि ये जो कोरोना काल चला है इसमें आपने मेडिकल किट की जगह पैरासीटामोल, सिट्राजिन, इस तरीके की दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं। कुछ सरकार को ऑक्सीमीटर्स, जी, ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। हाँ। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की भी बात हो रही है कि आपने वो भी उपलब्ध करा दिए हैं। तो कुछ लोगों को क्या इससे दिक्कत है कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? आप एक बात बताइए, उंगली उठाने वाले कितने लोग हैं? 10, 20, 50, 100? और जो 7,000 से ज़्यादा मेरे साथ युवा काम कर रहा है, जो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अंदर गाड़ियां लेके दिन रात जंगलों में घूम रहे हैं, जो वाना गांव तक जा रहे हैं, जो नीति माना तक, घेस और हिमनी तक जा रहे हैं, वो कौन है? वो बाहरी हैं, वो बाहर से आए हैं। आप मुझे बताइए ना, वो बाहर से आए हैं। ये जो 7,000 सदस्य मेरे साथ वॉलंटरली अपनी इच्छा से आकर काम कर रहे हैं, ये कौन हैं? ये उत्तराखंडी नहीं है। निकाल दो इनको भगा दो। जब ये गांव में मेडिसिन देने और आपको ऑक्सीमीटर्स और थर्मल इंफ्रारेड देने के लिए आते हैं, आप इनको भगा दो, इनको बोलो गांव में मत घुसना। ये जो कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जो लोगों की राजनीति सिर्फ कुछ मुद्दों को लेकर जिंदा है, राजनीति भी नहीं कहूँगा, वो अपने अस्तित्व को स्वयं से प्रेरित होकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं है। जिन लोगों को सोशल मीडिया पर 5 लोग समर्थन ना करते हों, 10 लोग रिएक्शंस ना देते हों,
उनके कहने से, उनकी आलोचना करने से क्या होगा। लेकिन आलोचना करिए, लेकिन आप गाली मत दीजिए। आप मुझे मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरे बाप की गाली देंगे, आप मुझे कहेंगे उमेश कुमार जूते पे है, ब्लैकमेलर है, तो भाई साहब आप ये समझ लीजिए कि मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगा। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि आप मुझे मेरी माँ बहन की गालियाँ दें और मैं बर्दाश्त कर लूँ और मैं आगे चलता रहूँ ये पुरानी कहावतें कहते हुए कि साहब हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं रुकूंगा भी और मारूंगा भी। मैं उनमें से नहीं हूँ, और घसीट दूंगा आपको कोर्ट में भी और कचहरी में भी। और आपकी जितनी औकात हो आप मुझसे लड़ सकते हो कानूनी, आप लड़ लेना। बदतमीजी नहीं, मर्यादा में रहिए, आलोचना करिए। देखिए सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप अपनी बात रखिए, आप आलोचना करिए, लेकिन आप माँ बाप की, बहन की गालियाँ नहीं दे सकते। आप हमें ये नहीं कह सकते कि हम जूते पे रखते हैं, आप ब्लैकमेलर हो, हम आपको फेंक देंगे, उखाड़ देंगे आपकी माँ की, बहन की। ये कौन सी, ये कहाँ का तरीका है। आलोचना करिए आलोचना के तरीके से। पिछवाड़े में दम नहीं है, आगाड़े में दम नहीं है, यहाँ नहीं। क्या भाषा है ये किसी उत्तराखंडी की भाषा हो सकती है? उत्तराखंडी तो अपनी मर्यादा, अपने संयम, अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं दुनिया भर में। उमेश कुमार सर, एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, ये सभी जानते हैं। कहीं ना कहीं इस को लेकर जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं, कई बड़ी नामचीन लोग भी हैं, फिल्म स्टार हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। तो लोगों ने आरोप लगाया कि ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आप काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं को के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि बाहर से मदद लेके आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसको आप कितना, ये अगर ऐसा है भी तो इसमें क्या बुराई कोई है इसमें, ऐसा आपको क्या लगता है? राज्य पर 60,000 करोड़ का कर्जा है। जितने बैंक कर्जा देने वाले हैं सब बाहर के हैं। वापस कर दीजिए 60,000 करोड़ रुपए। 5,000 करोड़ रुपए साल का ब्याज देना पड़ता है, वापस कर दीजिए। हर साल जो बजट पेश होता है उसके लिए जो केंद्र से पैसे मांगे जाते हैं वो भी तो दिल्ली से आते हैं, मना कर दीजिए। दिल्ली से ट्रेनें आती हैं, हवाई जहाज आता है, मना कर दीजिए। एडिडास के जूते पहनना बंद कर दीजिए, एडिडास की टी शर्ट्स पहनना बंद कर दीजिए। चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाकर खाना बंद कर दीजिए, कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में जाके खाना बंद कर दीजिए, विदेशी खिलौने खरीदना बंद कर दीजिए, कस्टर्ड खाना बंद कर दीजिए, थैली में बंद दूध पीना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए ना। कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं आप। मदद मदद होती है, मदद का कोई रूप नहीं होता। मदद में ये नहीं लिखा जाता कि ये दिल्ली की मदद है, ये बिहार की मदद है। सहायता है, और अगर आपके पास इतने संबंध हैं कि आपके लिए देश खड़ा हो जाए मदद करने के लिए, आप इस्तेमाल कर लीजिए। मैं नहीं करूँगा। आप बोलिए सोनू सूद साहब को कि आप हमारे राज्य की मदद करिए, वो आपके लिए आ जाएं, करा लीजिए। आप किसी को बोलिए, आप XYZ जितने लोग मदद कर रहे हैं बाहर से आकर, उत्तराखंड की मना कर दीजिए। उन्होंने कौन सा यहाँ रोज़गार लेना है, उन्होंने यहाँ कौन सी फैक्ट्री लगानी है, उन्होंने यहाँ कौन से टेंडर लेने हैं, वो तो आज मदद करेंगे, भूल जाएंगे। आप बन रहे हैं। मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास, देखिए घर पर जब विपदा आती है, आपके घर पर अगर कोई समस्या आ जाए और आप उतने सक्षम ना हो, तो आप अपने जान पहचान के लोगों से, संबंधों से इस्तेमाल करके उस समस्या निकलने की कोशिश करते हैं। अगर आज मैं उत्तराखंड में रहता और मेरे घर में आपदा आई हुई है, मेरे राज्य में, मेरा घर ही है, तो मैं अपने संबंधों से अगर कोई यहाँ मदद कर पा रहा हूँ, बुराई क्या है? बोले ना, जो लोग, जिन लोगों तक मदद पहुँच रही है वो बोले ना कि नहीं लेनी। ये वो चंद चाटुकार लोग, जिन लोगों को सामाजिक सरोकारों से कुछ लेना नहीं है, जो पिछले 1-1.5 साल से घरों में दुबके हुए हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं। 50 रुपये का रिचार्ज करा के दिन भर गाली देना बड़ा आसान होता है। आप एक काम करिए ना, चलिए, आपको मेरे हेलीकॉप्टर से जाने से ऐतराज़ है, आप यहाँ से शुरू करिए। आप जिस ज़िले तक आप बाय रोड जाएंगे, मैं भी बाय रोड जाऊँगा। चलिए शुरू करिए मदद, और जितनी मदद मैं पहुँचाऊँगा आप उसकी 10% पहुँचा दीजिए। बातें करने से क्या होता है?
आप बांट दीजिए ना 10,000 ऑक्सीमीटर दम है तो आप में, आप बांट दीजिए 5,000 थर्मल मशीनें, आप बांट दीजिए 5,000 सिट्रीजन, 5,000 पैरासीटामोल, आप ले आइए 10-10 लीटर के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ऑक्सीमीटर तो जुटा नहीं पा रहे हो, एक ऑक्सीमीटर के लिए तो भटक भटक के दिन भर कहते हो कि मिला नहीं बाजार में। बातें करने से कुछ नहीं होता ना। अच्छा सर, एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप जा रहे हैं इस समय, आप देख रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति किस तरीके की है पहाड़ों में। आप तो लगातार संपर्क कर ही रहे हैं, आपकी टीम भी काम कर रही है, आप खुद भी जा रहे हैं, भले ही आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं लेकिन लोगों से मिल रहे हैं, गांव में भी भ्रमण कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, जिसको कहा जाता है कि भाई ये बहुत ही विषम परिस्थितियों वाला प्रदेश है, तो वहाँ पर जो गाँव हैं या जो लोग हैं वो इस समय किस तरीके की कोरोना काल में क्या स्थिति है? देखिए क्या है कि अगर हम 1 महीना पहले चलें तो स्थिति बड़ी भयावह थी। आपने अल्मोड़ा के एक गांव का किस्सा भी देखा होगा जिसमें एक दिन में 19 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, एक जगह 13 लोगों का हुआ। स्थिति बड़ी भयावह थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने एक दूसरे की मदद की। देखिए पहाड़ में सरकार या मैं या आप बाद में पहुंचते हैं, सबसे पहले स्थानीय लोग पहुंचते हैं। शहर के कल्चर में और गांव के कल्चर में ये फ़र्क है कि शहर का आदमी देरी से आगे बढ़ता है, लेकिन गांव में पड़ोसी तत्काल निकल के आता है क्या हुआ। लोगों ने एक दूसरों की मदद की और ये हमारा सौभाग्य है, बाबा बद्री केदार की कृपा है कि आज हम कोरोना से उबर आए हैं। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक है, इस पर काम होने की आवश्यकता है। लगातार मुझसे लोग, जब भी मैं जाता था तो वहाँ मुझसे सवाल करते थे कि आप सरकार के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा देखिए क्या है, सारी ज़िंदगी हो गई मुझको सरकार के खिलाफ बोलते बोलते। ये समय सरकार के खिलाफ बोलने का या किसी की आलोचना करने का नहीं है, समय है मदद का। क्योंकि लोगों ने इस दूसरी लहर में अपने आसपास के लोगों को जाते देखा है, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को जाते देखा है। कितने नज़दीकी दोस्त, कितने लोगों की खबरें आती हैं कि वो चले गए, वो चले गए। तो अब कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है एक सिस्टम को डेवलप करने की। पहाड़ में पीएससी सीएससी की हमारे स्थिति हमको मजबूत करनी पड़ेगी। काफ़ी जगहों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल है। अब ये है कि हम इससे बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी और अपना विरोध भी जताया जाएगा। नहीं, अभी तक तो आलोचना के लिए आप जाने जा रहे थे कि सरकारों के कार्य प्रणाली पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस जब से नए मुख्यमंत्री आए हैं तीरथ सिंह रावत, आप लगातार एक सहयोगी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है कि हर समय आलोचना नहीं की जा सकती और जो समय चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें होनी चाहिए कि हम लोग जो हैं आपस में वाद विवाद में न फंसकर कहीं ना कहीं इस जो महामारी है उससे उबर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार भी प्रयास कर रही है, ये आप भी मानते हैं कि सरकार प्रयास कर रही है, बेहतर प्रयास हुए हैं और आप लोग भी वहाँ पे काम करें। तो जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उत्तराखंड में बदहाली की बात लगातार होती आ रही है, तो उनको किस तरीके से दुरुस्त करना है, ये भी आप शायद रोड मैप तैयार करेंगे तो सरकार उस पर संज्ञान लेगी। आपको क्या लगता है कि क्या है कि सरकार से इसके संबंध में बिल्कुल चर्चा होगी। मैंने काफ़ी लोगों से एक बात बोली हमेशा कि आप कहते हैं कि मैं त्रिवेंद्र रावत जी की आलोचना करता था, मैं वर्तमान के मुख्यमंत्री की आलोचना नहीं करता। उसका कारण सबसे बड़ा समझिए आप, एक व्यक्ति 4 साल तक मुख्यमंत्री रहा, साल भर उनके होने के बाद हमने उनकी आलोचना शुरू कर दी। हमने सब कुछ किया, हमने उनके भ्रष्टाचार को भी उजागर किया, हर चीज़ को किया। आप 2 महीने के बने हुए मुख्यमंत्री को मैं क्या दोष दूं? अगर कोई व्यक्ति 2 महीने पहले मुख्यमंत्री बना है, अभी तो उनको सिस्टम ही नहीं समझ में आया, अभी तो उनको इसी बात की जानकारी नहीं है कि कितनी जगहों पर क्या हो रहा है, कौन अधिकारी कहाँ है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए 2-3 महीने का समय चाहिए होता है। आलोचना का समय आएगा तो आलोचना भी की जाएगी। हमारी किसी से ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।
और आलोचना अगर शुरू होगी तो सबसे पहले आलोचना भी मैं ही करूँगा, ये भी तय है। लेकिन किसी को समय ज़रूर देना चाहिए काम करने का। और अभी तक जितने भी निर्णय हुए हैं, मुझे लगता है कि ऐसा कोई गलत निर्णय नहीं हुआ। आप चाहे देवस्थानम बोर्ड की बात कर लें, चाहे आप सुरक्षाएं हटाने की बात कर लें, चाहे आप राज्य मंत्री, काबीना मंत्री के दर्जे हटाने की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए हैं जो बड़े निर्णय हैं, जिनको लेने के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। तो मैं किस मुद्दे पर आलोचना करूं? आप कहें मैं स्वास्थ्य सेवाओं पर आलोचना करूं, तो स्वास्थ्य सेवाओं की आलोचनाएं मैं अब तीरथ सिंह रावत जी की कैसे करूं? 2 महीने पहले आए हुए आदमी कोई अचानक से कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, जो पीछे से मिला है उसी को तो आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो यही अगर इनको साल भर हुआ होता तो मैं आलोचना करता और खुल के आलोचना करता। तो सुझाव तो देंगे ना उमेश कुमार सर? बिल्कुल दूंगा। सुझाव क्यों नहीं, सुझाव नहीं दूंगा, चर्चा भी करूंगा। नहीं मेरी बात मानेंगे तो बहस भी करूंगा, लड़ूंगा भी। उसमें क्या दिक्कत है भाई? हमारे राज्य के मुखिया हैं, हमारा अधिकार है, हम उनसे लड़ सकते हैं, हम उनको अपनी बात बता सकते हैं, उनको सुननी पड़ेगी। क्यों नहीं सुनेंगे? तो ये तो ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका होगा आपके दिमाग में कि कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ अभी तक। तो हम सिर्फ इसी में हौच पौच में व्यस्त थे कि यहाँ ये पहुँचाओ, वहाँ ये पहुँचाओ, वहाँ ऐसा करो, वहाँ हम अभी उसी से नहीं निकल पाए। लेकिन ये है कि इन दौरों के दौरान तकरीबन 12-13 जगहों पर मैं इस आपदा के ज़्यादा ही मैंने हेलीकॉप्टर के माध्यम से दौरे किए हैं। इतना तो मैंने समझ लिया कि कहाँ क्या ज़रूरत है, क्या करना है, वो हमारे दिमाग में भी है, उस पर चर्चा भी होगी। और हम क्या कर सकते हैं, हम भी हाथ बटाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं। बहुत सारे ज़िले उत्तराखंड में, उन ज़िलों के कई गांव ऐसे हैं जहां पर उस गांव के अंदर जो 1-2 मुख्य चौराहे हैं वहां पर लाइट नहीं है, रात को कोई सोलर ऊर्जा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम उस पर भी काम करेंगे कि किस तरीके से हम एक ज़िले के 10-10, 15-15 गाँवों को धीरे धीरे सोलर लाइटों के माध्यम से रोशन करना शुरू करें। बहुत सारी दिमाग में योजनाएं हैं, लेकिन योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए एक बड़ी टीम, एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। पिछले 1.5 साल में कोविड के चलने के दौरान हमने धीरे धीरे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। आज हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, आज हमारे पास 7,000 लोगों की टीम है, लोग लगातार जुड़ रहे हैं, सदस्य आ रहे हैं। तो भाई अब हम काम करेंगे, कर रहे हैं। एक चीज़ और भी है सर, एक चीज़ और ये भी सामने आ रही है, क्योंकि पहले भी आपकी मेरी बात हुई है, चर्चाएं हुई हैं कि पहाड़ परिवर्तन समिति जो है वो काम करती है सामाजिक क्षेत्र में। लेकिन अब कुछ लोगों का ये भी खबर उड़ रही है कि पहाड़ परिवर्तन समिति जो है वो एक तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है कि उमेश कुमार जो है वो अपने कुछ 10-15 जगह पर चुनाव लड़ाएंगे अपने लोगों को, जो पहाड़ परिवर्तन समिति की ओर से होंगे? पहाड़ परिवर्तन समिति का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, इस पर अभी तक तो कोई हमारी मंत्रणा हुई नहीं है, ना हमारे जो मुख्य सदस्य हैं उनके साथ कोई चर्चा हुई है। लेकिन पहाड़ परिवर्तन समिति आने वाले समय में अच्छे लोगों को समर्थन जरूर करेगी। जो लोग अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें भविष्य दिखेगा, हम उनका सहयोग जरूर करेंगे। सहयोग करने में और चुनाव लड़ने में बड़ा फ़र्क है। सहयोग मैं अपने पड़ोसी का भी कर सकता हूँ, समर्थन में अपने पड़ोसी का भी कर सकता हूँ, आपका भी समर्थन कर सकता हूँ, इनका भी कर सकता हूँ। समर्थन और चुनाव लड़ने दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो समर्थन से हम ना पीछे हटे हैं। समर्थन हम राजनीतिक पार्टी का भी करेंगे। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा होगा और हमें लगेगा कि ये व्यक्ति विधानसभा जाना चाहिए, तो उसकी भी मदद करेंगे हम। देखिए, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे से रात में एक अधिकारी मित्र से बात हो रही थी। उन्होंने कहा, उमेश जी आपने ना कई राजनीतिक लोगों को सामान दे दिया और उनसे ये मैसेज जा रहा है कि आपने पॉलिटिकल लोगों को सामान दिया है क्षेत्र, और उससे वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं ये काम ब्रांडिंग के लिए नहीं कर रहा था। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि आम आदमी तक मेरी मदद पहुँचे। और सही बात बताऊं तो आम आदमी तक मदद पहुंचाने का पॉलिटिकल माध्यम से अच्छा माध्यम कोई हो नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि जब उस आदमी को सामान मिलेगा तो चाहे वो अपना ब्रांडिंग करे, वो जाके अपने कार्यकर्ताओं को लगाए, लेकिन मदद अंत में तो पहुंची उस व्यक्ति तक ना, अंतिम व्यक्ति तक जिसको ज़रूरत है। तो इसमें फिर आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, यूकेडी का हो, क्या फ़र्क पड़ता है? मदद अंतिम व्यक्ति तक जानी चाहिए, वो लक्ष्य है। लक्ष्य ये नहीं है कि कौन बांट रहा है। तो इसलिए मैंने कई विधायकों ने, कई पूर्व विधायकों ने, कई लोगों ने बोला, मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि ये भी ठीक नहीं है। उन्होंने मदद ली, मैंने दी, और खुले दिल से उन्होंने मदद मांगी, मैंने खुले दिल से मदद की, उन्होंने मदद लोगों तक पहुंचाई। मुझे इस बात का पता है और मैं निश्चित हूं कि मुझे जो चीज़ जहां पहुंचनी चाहिए थी सही जगह पहुंची। जो चीज़ जहां पहुंचनी चाहिए थी वो सही जगह पहुंची है। उमेश कुमार जी, एक चीज़ और भी है, लगातार लोग कह रहे हैं कि ये जो ऑक्सीमीटर है या जो मशीन है जो टेम्परेचर चेक करती है, लोगों को कितनी ज़रूरत पड़ती है इसकी, कि कहीं ना कहीं राशन की अगर किट की बात हो रही है कि अगर राशन ही चला जाता तो ज़्यादा बढ़िया होता, कि या मेडिसिन है जिस तरीके के लिए जितने लोगों ने संपर्क किया, हमने किसी भी आदमी को खाली हाथ नहीं लौटाया। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कितने हज़ार परिवारों को राशन पहुंचा है। प्रतिदिन राशन पहुंच रहा है, लगातार राशन रुका नहीं। आप मेरी फेसबुक वॉल पर जा, हाँ ठीक है, हम लोगों को देते हुए, उनके हाथ में राशन बांटते हुए उनके फ़ोटो नहीं लगाते, लेकिन हम ये राशन अपनी टीम के साथ ज़रूर लगाते हैं कि किसने कहाँ पर राशन वितरण किया। लगातार ये मुहिम जारी है। आप ये देखिए कि हमारे उत्तराखंड के जो लोक कलाकार हैं, उनके पास तो जो माध्यम है वो उनके कार्यक्रम करना, उन्हीं से है ना, उन्हीं से कमाना और खाना। हमने एक और पहल शुरू करी, हमने अभी 25-30 परिवारों को, अपने लोक कलाकारों के राशन भेजा, अब फिर भेज रहे हैं। इस क्रम को भी हमने जारी किया। आपको मुझे ना ये असल में क्या है पंडित जी, मुझे बुरा लगता है ये बताने में कि मैंने क्या किया। मैं बताऊं कि मैंने कितनी विधवाओं को, कितने बच्चों को, कितने परिवारों को राशन भेजा, आप सोच भी नहीं सकते। ये शोभा नहीं देता किसी को कि किसी विधवा को राशन पहुंचा के मदद की फ़ोटो डालना, ये अच्छे काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग भूखे हैं, भिखारी नहीं हैं। तो भूखे और भिखारी में बड़ा फ़र्क हो जाता है। अच्छा उमेश कुमार जी, लगातार आपके मन में ये इतनी भावनाएं हैं, लेकिन फिर भी लोग आपकी भावनाओं को कहीं ना कहीं समझते नहीं हैं, तो वो आपको दूसरे रूप में क्यों ले रहे हैं? आपने एक चीज़ सुनी, जाकी रही भावना जैसी। तो अब ऐसा है ना, देखो भाई क्या है, आप ये सोचें कि 100% लोग आपसे संतुष्ट होंगे, आप ये कभी नहीं कर सकते। और मैं किसी की संतुष्टि के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे 7,000 वॉलंटियर अपनी आत्म संतुष्टि और मानसिक सुकून के लिए काम कर रहे हैं। हमें सुकून है, क्योंकि जब हमारे लोग नीति माना, घेस, हिमनी और वहाँ पर पहुँचते हैं, अलग अलग जगहों पर, जो लोगों की फील होती है, जब वो हाथों को छूते हैं, अपना प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो कभी कोई नहीं आया, हम उसमें खुश हैं। हमें किसी की सांत्वना, किसी का प्रोत्साहन, किसी की आलोचना, समालोचना की आवश्यकता नहीं है। जो हमसे सहमत हैं, जो हमारे काम को देखकर संतुष्ट हैं, वो हमारा प्रोत्साहन करते हैं, हमारा समर्थन करते हैं। जो नहीं हैं, जो कहीं भी नहीं सोचते, वो कुछ नहीं कहते हैं, और जिनको लगता हमने कुछ नहीं किया, हमारी आलोचना करते हैं। करते रहिए भाई, एक बात लोगों को समझनी होगी। लेकिन आलोचना से आप तो विचलित हो जाते हैं ना? कब देखा आपने? ऐसा देखने को में मिलता है। ऐसा नहीं, गलत कह रहे हैं आप, मुझे बताइए। मैंने आज, अगर कोई, सर मेरी बात सुनिए, आज मैंने पहली बार किसी व्यक्ति को फ़ोन करके ये कहा कि आप समय और जगह बताइए, क्योंकि रोज़ वो कहता है तेरी माँ में दम है, तेरे बाप में दम है, तो आके दिखा। अब जब एक इंतहा हो गई, मैं अब तक इग्नोर करता आ रहा था, तब जाकर मैंने रिएक्ट करा। जनरली मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं तो सीधा चलता रहता हूँ। आप गलत कह रहे हैं कि मैं नहीं सर, ऐसा देखने में आया है ना,
कि आप अगर कोई आपका आलोचक है जैसे कि- उसने कोई आपको शब्द बोल दिए, जैसे नहीं कि- मैं नाम नहीं लूंगा किसी नहीं का भी। अच्छा चलिए कोई कमेंट बताइए जो किया और जिसका मैंने कोई आपने कई चीजें ऐसी की हैं, आप बताइए। प्रतिक्रियाएं तुरंत दे देते हैं। प्रतिक्रियाएं मैं जायज़ प्रतिक्रिया देता हूँ, प्रतिक्रिया देना आवश्यक है, आपको क्योंकि लगता है अगर सर- आप सुनिए, अगर सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति आप पर लगातार गलत आरोप लगा रहा है और आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो जो आपके साथ के लोग हैं वो सोचेंगे इसका मतलब कुछ ना कुछ सही है। तो अच्छा, आप आपको इसलिए प्रतिक्रिया आपको देते हैं। प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। अच्छा। मर्यादित संयमित भाषा में आप जवाब दीजिए, जवाब बनता है, क्योंकि कोई आप पर उंगली उठा रहा है तो आपको जवाब देना चाहिए। अच्छा, गाली इसलिए नहीं देनी हाँ चाहिए। इसलिए आप करते हैं कि, लेकिन जो आपकी टीम के लोग हैं वो इतना ट्रोल कर दे रहे हैं कि पीछा छुड़ाना भारी हो जा रहा है। कौन लोग हैं वो? नहीं नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कहाँ के लोग? ये सारी चीजें कहाँ के clear लोग? कर रहा कहाँ हूँ के लोग? कि जो वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? उमेश कुमार वो से लोग जुड़े कहाँ हुए के रहने वाले लोग हैं? हैं। वो लोग नहीं, कहाँ के हैं तो सब हमारे ही लोग, कहाँ के हमारे? उत्तराखंडी हैं सारे। आपका जवाब आपको मैंने दे दिया। अगर उत्तराखंड में एक 10 लोग मुझे मेरी आलोचना करते हैं, मुझे गाली देते हैं, और वहीं 90 लोग मेरा समर्थन करते हैं, तो भाई देखिए क्या है, ये तो लोकतंत्र है। जिसके फेवर में जितने ज़्यादा वोट पड़ें या जितने ज़्यादा लोग हों वो सही है। तो भैया अगर मेरी 10 लोग आलोचना कर रहे हैं, 90 लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, वो 90 उन 10 को गाली दे रहे हैं, तो मैं नहीं रोक सकता उनको, क्योंकि ये उमेश कुमार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है एक सोच की, लोगों की सोच। जो लोग एक परसेप्शन बनाते हैं वो ये तय कर लेते हैं कि वो सही है या गलत है। जब उन्हें लगता है हम सही हैं, हम मतलब एक सोच, जब उन्हें लगता है कि ये सोच सही है और ये लोग गलत हैं, तो भैया वो तो आपस की उनकी लड़ाई है ना, उसमें मैं किसी को रोक नहीं सकता कि तुम ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा नहीं हो सकता। सामाजिक मंच है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सभी लोग अपनी बात रखते हैं। अगर कोई बात उनकी कही हुई चाहे मेरे संबंध में और उन्हें नहीं पसंद है और वो रिएक्शन कर रहे हैं, तो भाई उनसे आप भिड़ो ना, फिर आप अपना पीछा छुड़ाओ। तो ऐसी बात बोलो ही मत जिसके चलते वो आपके पीछे पड़ जाएं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जिस तरीके से लगातार आप काम भी कर रहे हैं, और ये काम जो है कहीं ना कहीं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था कि ये विवादों में आए, कहीं ना कहीं आप निशाने पर आ जा रहे हैं। और जिस दल को आपने दिल कहा, उस दिल में भी दरार आ रही है। वहाँ पर भी दो तरीके के लोग, विचारधारा के लोग हो गए हैं। एक पक्ष उमेश कुमार की तरफ है, एक पक्ष जो है वो उमेश कुमार के खिलाफ है। ऐसा भी आपने तो कहा था कि ये दल नहीं दिल है, लेकिन अब जो दिल में दरार है। आपने मेरा पत्र पढ़ा था जो मैंने लिखा था कि मैं यूकेडी हूँ? हाँ, ये भी मैंने उस पत्र को पढ़ना चाहिए। मैं यूकेडी के प्रति क्या भावना रखता हूँ। यूकेडी मेरे लिए दल नहीं है, आज भी कह रहा हूँ, यूकेडी मेरे लिए दिल है। उस यूकेडी ने बलिदान दिया, उस यूकेडी ने इस राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी, उस यूकेडी ने राज्य लिया, उस यूकेडी ने शहादत दी। लेकिन चंद जो लोग हैं जिन्होंने यूकेडी के उस मतलब को ही ख़त्म कर दिया, वो ही लोग मेरे पास सबके साक्ष्य हैं। जो लोग आज मेरी आलोचना कर रहे हैं उनके सबके मेरे पास साक्ष्य हैं कि वो लोग कल तक मुझे क्या कहते थे, क्या बोलते थे, क्या फ़ोन करते थे, क्या मैसेजेस डालते थे, सब है मेरे पास, पड़े होंगे। लेकिन मेरा ज़मीर नहीं गवाही देता कि मैं उनको एक एक करके एक्सपोज करूं। मेरे पास उन सब लोगों की डिटेल्स हैं जो मुझे मदद कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, भाई जी आप तो ऐसा, भाई जी वैसा। क्या है, कीचड़ में पत्थर मारोगे आपके अपने ऊपर आएगा। कौन क्या कह रहा है उसमें मत पड़िए। यूकेडी दिल था, दिल है और रहेगा। मेरी बात से जिनको तकलीफ़ है वो इस तकलीफ़ को झेलें, और जिनको नहीं है वो खुश रहें। आप कुछ भी कह लें, आप कहते हैं कि मैंने किसी राज्य आंदोलनकारी के बारे में गलत बोला, आप मुझे वो मेरा ऑडियो वीडियो दिखा दीजिए, मैंने कहाँ गलत बोला। मैं हूँ जो हर साल राज्य आंदोलनकारियों को उनको सम्मान देने के लिए, उनकी शहादत पर सम्मान देने के लिए रामपुर तिराहे पर जाता हूँ। मैं हूँ जिसने रामपुर तिराहे पर जाकर 1 किलोमीटर लंबा
मानव श्रृंखला के साथ तिरंगा लहराया। 1 किलोमीटर के तिरंगे को आप जमीन पे ना लगने दें, ये भी इतिहास है। आप मुझे फैला के दिखा दीजिए 1 किलोमीटर का लंबा झंडा, मैं मान जाऊंगा। उस वीडियो को 22 मिलियन लोगों ने देखा और सराहा। रामपुर तिराहे पर जाकर मैं हवन करता हूं, मैं भंडारा करता हूं। आप मुझे शहादत का मतलब मत सिखाइए। राज्य आंदोलनकारियों का जो मैं सम्मान करता हूं, सोच भी नहीं सकते फर्जी बातें करके। आप ये बताइए, आप कहते हैं कि राज्य आंदोलनकारी को मैंने अपशब्द कहे। आपसे ये पूछा गया कि आपने राज्य आंदोलन में कब कब हिस्सा लिया और आप इस वर्ष में जेल क्यों गए। आप कहते हैं कि 2000 में रामपुर तिराहा कांड हुआ था, तब मैं अपनी नाराजगी जताने वहाँ पर ऐसे 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 ऐसे। भाई साहब, क्या रामपुर तिराहा कांड 2000 में हुआ था? क्या उत्तराखंड में 280 ब्लॉक हैं? उत्तराखंड है या उत्तरांचल है? जो व्यक्ति आज भी उत्तराखंड को उत्तरांचल बोलता हो, ये उत्तराखंड शहीदों की शहादत से उनके सपने के ऊपर उत्तराखंड बना था। इसका नाम का भी परिवर्तन इसीलिए हुआ था उत्तरांचल से उत्तराखंड, क्योंकि यही मांग थी, उत्तराखंड की मांग थी। सही बात। आज उत्तरांचल उत्तरांचल उत्तरांचल, आपके मुंह से उत्तरांचल निकल कैसे जाता है? मैं फिर कह रहा हूं, मेरा किसी के साथ कोई विवाद नहीं है, मैंने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन आप घर में बैठकर मुझे गालियां देंगे और आप सोचेंगे मैं आपको रिएक्ट भी नहीं करूंगा, तो ये संभव नहीं है। रिएक्शन होगा। आपने अपना सारा जीवन दिल्ली में बिता दिया। बुढ़ापे में जब आपके दांत गिरने को हैं, तब आपको उत्तराखंड याद आ रहा है, तब आप उत्तराखंड के, आपको माँ बेटियां याद आ रही हैं, उत्तराखंड के आंदोलन याद आ रहे हैं। ये कौन सा उत्तराखंड का प्रेम है? सारी ज़िंदगी आपने दिल्ली में बैठ के दलाली करी, आप दलाली में 10 बार पकड़े गए, आपको 2 बार सीबीआई उठा के जेल भेज चुकी दलाली में। फिर आप मुझे कहते हैं, या क्या आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई राज्य आंदोलनकारी घूस कांड में सीबीआई द्वारा पकड़कर जेल भेजा गया पूर्व में? मेरी बात का जवाब मैं सबसे पूछना चाहता हूं। क्या किसी भी व्यक्ति को, एक उत्तराखंडी का नाम बताइए जिसको सीबीआई ने 2 बार घूस कांड में 2 बार उठाकर जेल में डाला हो, रंगे हाथों पकड़ा हो, करोड़ों रुपए बरामद करे हों? क्या ऐसा व्यक्ति राज्य आंदोलनकारी हो सकता है? आप मॉरली करप्ट होने के बाद इस तरीके की बातें करें। हमें खुद सोचना चाहिए कि आज हम ऐसे लोगों को राज्य आंदोलनकारी बताकर हम अपने आंदोलनकारियों का उनको हम कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, उनके सम्मान में हम कितना बड़ा, मतलब उनके साथ हम धोखा कर रहे हैं। जबरदस्ती आप किसी को आंदोलनकारी बनाना चाहते हो। एक फोटो राज्य आंदोलन के दौरान, आंदोलन में देखिए जितने उत्तराखंड में आंदोलनकारी हैं, सबके पास कोई ना कोई आंदोलन की एक पहचान है, उनके पास एक कोई ना कोई ऐसी वस्तु है जिसके साथ उनकी यादें जुड़ी हैं। कोई फोटो, कोई अखबार की कटिंग, कोई आंदोलन के दौरान। क्या आपने कौन से आंदोलन में हिस्सा लिया? जिन महिलाओं ने आंदोलन में हिस्सा लिया, उनके दिल से पूछिए ना, आज उनको कितनी तकलीफ होती होगी। गलत को गलत कहना ही सही है। मैं गलत को गलत कह रहा हूं तो तकलीफ क्या है? और मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, आ बैल मुझे मार। आप जबरदस्ती मेरे में आके घुसे। पैरासीटामोल 10 रुपए का पत्ता, अरे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 रुपए का आता है 10 लीटर का। ऑक्सीमीटर 200 ऑक्सीमीटर, मैंने 300 ऑक्सीमीटर एक बार में एक जिले में लेके गया हूँ। ऑक्सीमीटर 10 रुपए का आता है। इंफ्रारेड मशीनें 10 रुपए की आती हैं। बोलना बड़ा आसान है। अच्छा सर, ये खैर मैटर सीरियस हो जा रहा है। मैटर कोई सीरियस नहीं हो रहा है। मैटर सीरियस नहीं हो रहा। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। इस सच्चाई से लोगों को रूबरू होना चाहिए। हम अपने आंदोलनकारियों की शहादत का मजाक ना बनाएं। और सबसे बड़ी बात, जो खुद इतने बड़े आंदोलनकारी रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता कि कौन आंदोलनकारी और कौन आंदोलनकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, ये भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ की जो आप तो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, फोकस आपका उत्तराखंड पर बहुत ज़्यादा रहा है शुरू से ही। पत्रकारिता की दृष्टिकोण से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये भी हुआ है कि सर अगर मैं आज आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो क्या मैं आपको मैंने पैसे दिए हैं इसलिए आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं? नहीं, ये आरोप लगता है हमेशा किसी भी पत्रकार हो गई ना। अब मैंने आप पे आरोप लगा दिया। आप अब एक काम करिए पंडित जी, आपको मैंने 10,000 पे भिजवाए थे, तब आप मेरा इंटरव्यू करने आए हैं। अब आप साबित करिए कि आपने नहीं लिए। हाँ, ये चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने सारी बात का जवाब दे दिया ना। अब आप साबित करिए कि आपने पैसे नहीं लिए थे, बात खत्म हो गई। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, सिंपल सी बात है। चैनल के ऊपर भी उत्तराखंड सरकार ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं सरकार को ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे बंद कर दिया गया। उसी सरकार को पसीने छूट गए, नाकों खून आ गया मेरे ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप साबित करने में, और कर नहीं पाए। अंत में जाकर आरोप पत्र ब्लैकमेलिंग की धाराएं हटा के लगाना पड़ा। तो इसलिए कहना बहुत आसान है, मुंह हिलता है, सिर्फ एक ज़बान, ये हमारी जो चमड़े की ज़बान है ना, ये हिलती है। ब्लैकमेलर, दलाल, चोर, कहना आसान होता है। बताइए किसको बोलूं? आपके कैमरे पर हूं, आपके माइक पर हूं, आप नाम लीजिए। मैं अभी, और सुनिए, मैं नहीं डरता, डिफेमेशन करेगा। आप नाम बोलिए, किसका बोलूं चोर है? नहीं, मैं तो खैर किसी के नाम की बात नहीं करता। मैं सामान्य बात मैंने आपको व्यवहारिक बात बताई है पंडित जी। व्यवहारिक बात यही है कि आपने मुझसे 10,000 रुपये लिए थे यहाँ आने के लिए। उससे पहले भी आपने मुझसे 10,000 लिए थे, और मैं आपको हर महीने 15,000 रुपये देता हूँ, ताकि आपका ये जो हिमालय दर्पण है चलता रहे। अब आप साबित करिएगा पब्लिक के सामने कि मैंने आपको पैसे नहीं दिए। अच्छा सर, मैं ये वही तो, अगर कोई किसी का इंटरव्यू कर रहा है, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े आपने चैनल चलाए हैं, अभी भी कई चैनल आपके चल रहे हैं, तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, और मैं आज से नहीं, आपको बहुत समय से फॉलो करता आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और ये भी मुझे पता है कि आप उस समय से भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं। खासकर पत्रकारों पर आपने बड़ा फोकस रखा है कि अगर कोई भी दिक्कत में पत्रकार आया है तो उसको आपने आर्थिक रूप से बहुत मदद की है। मनोज कंवाल जी एक पत्रकार थे, उनकी मौत हो गई थी, पीछे छोटे छोटे बच्चे रह गए थे। मुझे ये बताइए, कितने लोग उनके घर मदद करने गए? कोई गया? नहीं गया ना, लोग भूल गए ना। इसीलिए मैं कहता हूँ, पत्रकार तो क्या है, इतिहास का हिस्सा है। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे वो गर्त में पीछे जाता रहता है। और खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाए तो उसके घर में, जिस पत्रकार के फ़ोन पे सारे अधिकारी मंत्री सब रहते हैं ना, वो श्रद्धांजलि देने भी नहीं आता कोई। इसलिए कर्म किए जा, फल की चिंता ना करे इंसान। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मेरा तो ये कहना है भाई साहब, पत्रकारिता जो है वो एक थैंकलेस जॉब है। अच्छा करोगे तो आदमी फ़ोन करके नहीं बताएगा, बुरा करोगे तो 50 बार आपको गाली देगा। तो इसलिए कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। कितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं मैंने इस राज्य की बचाई हैं। 56 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड के मैंने बचाए। स्टडिया लैंड 2000 करोड़ की मैंने बचाई। कितनी PIL, कितने विवाद, कितने झगड़े, कितने ऑपरेशंस, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी मैंने। लेकिन क्या है, अंत में आज भी मुझे ही गालियाँ पड़ती हैं। तो इसमें कैसा महसूस करते हैं उमेश कुमार कि अंदर से कभी लगता है कि भाई मैं इतना पेन ले रहा हूँ लोगों के लिए, और आज जो है फिर भी लोग मुझे नहीं समझते? देखिए, ऐसा है कि जो नहीं समझते वो 10 हैं, जो समझते हैं वो 90 हैं। तो इसलिए मुझे 90 लोगों के लिए काम करना है, उन 10 के चाहने से मुझे रुकना नहीं है। लेकिन मैं फिर एक बात सबसे कहना चाहूँगा, मेरे सभी समर्थक, मेरे साथी, मेरे सहयोगी कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, और कोई आपको गाली दे रहा है तो मत कुछ कहिए। ऐसा नहीं है। आप मुझे माँ बहन की गाली देंगे, आप मुझे माँ बहन की गाली देंगे तो मैं घर में घुस के मारूंगा। मैं उनमें से नहीं हूँ कि आप मुझे गालियाँ दें, मेरी माँ बहन करें और मैं आपको कुछ ना कहूँ, ये संभव नहीं है। मैं घर में घुस के मारूंगा, उखाड़ दूंगा ज़मीन से, बस सीधी सी बात है। मेरे को आप मेरी आलोचना करिए, मेरे काम में कमी निकालिए, मैं जो भी करता हूँ उस पर टीका टिप्पणी करिए, मेरे माँ बाप को गाली देने का प्रयास मत करिए। आप अगर मेरे माँ बाप को गाली देने का प्रयास करेंगे
तो मैं फिर देखिए क्या है, दर्जनों मुकदमे मैंने झेले हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये इतिहास जानता है। तो भाई साहब मैं मुकदमों से डरता नहीं हूँ, मैं घर में घुस के मारूंगा, फिर कह रहा हूँ ये तरीका ठीक नहीं है। मैं फिर कहता हूँ आप आलोचना करो भाई, आप मेरी आलोचना करो, मुझ में 50 कमियां निकालो, मुझे क्रिटिसाइज करो, आप सब कुछ करो, पर आपको मेरी माँ बहन को गालियाँ देने का अधिकार किसने दिया है? आप मेरे बीवी बच्चों को गालियाँ दो, आप मुझे 50 तरीके की गंदी बातें बोलो, ये अधिकार आपको किसने दिया? किसने दिया ये अधिकार आपको? क्या मैं आपको आपकी माँ बहनों की गालियाँ देता हूँ? क्या मैं आपके बारे में कोई अपशब्द गलत टिप्पणियाँ करता हूँ? जब मैं आपके बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करता, मैं आप पर कोई गलत आरोप नहीं लगाता, मैं आपकी माँ बहनों को हम अपनी माँ बहनें समझें, आपको हम कोई प्रतिक्रिया देने से पहले सोचे कि कोई गलत बात ना निकल जाए और आप मुंह खोल के हमको माँ बहन की गाली दे दो, ये तो नहीं होगा। इसका जवाब देंगे आप? जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, अभी तक तो मैं थोड़ी सी बर्दाश्त करता आ रहा था, लेकिन अब मैं मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा, मैं क्रिमिनल डिफेमेशन भी फाइल करूंगा, मैं जूते घिसवा दूंगा कोर्ट में, ये बता रहा हूं मैं। अच्छा सर, एक चीज़ हो रहा है चलते चलते, क्योंकि काफ़ी लंबी चर्चा हमारी हो चुकी है, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक जो मन है उसमें एक ऐसा फील होता है कि भाई मैं क्यों इतनी बुराइयां ले रहा हूँ, लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, उत्तराखंड के हितों की हम बात करते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, आपकी सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं उस चीज़ को लेके समझ नहीं पाते और हम कहीं ना कहीं आहत होते हैं उस चीज़ से। तो आपके अंदर हताशा नाम की कोई चीज़ आ जाती है इस तरीके से? पुंडीर जी, मैं ना दिमाग से, मैंने आज सुबह एक पोस्ट डाली थी कि दिल मेरा बड़ा साफ़ है और मैं बहुत अच्छे दिल का इंसान हूँ, लेकिन दिमाग मेरा बड़ा शैतानी है। मैं दिमाग से बहुत मजबूत हूँ, कोई मुझको विचलित कर दे, मैं हताश हो जाऊँ, निराश हो जाऊँ, ये संभव नहीं है। ईश्वर ने मुझे जो है ना ब्लेस किया है एक ऐसी शक्ति से, एक ऐसी ताकत से कि मैं बड़े बड़े विपरीत समय में भी, जब मुझे लगता था कि अब मुझे मतलब मैं ख़त्म हो गया, मेरे खिलाफ़ चारों तरफ से मुकदमे लग गए, मेरे खिलाफ़ अलग अलग जांचें हो रही हैं, मतलब बिल्कुल चारों तरफ से घिरने के बाद भी मैं खुश रहता था। मैं सोचता था कि नहीं, लड़ना है, निकलना है। तो दिमागी तो आप पुनीत जी, आप तो सालों से यहाँ हैं, आपने मेरी सारी लड़ाइयाँ देखी होंगी। लोग कहते थे उमेश कुमार ख़त्म हो गए, उमेश कुमार ख़त्म हो गए। उमेश कुमार के खिलाफ़ ममता बनर्जी ने 5 मुकदमे दर्ज कराए, जो इसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स ने मेरे खिलाफ़ FIR की। मेरा अरेस्ट वारंट, मेरा सर्च वारंट सब ले लिए गए। लोगों ने बड़ा यहाँ जश्न मनाए, मिठाइयाँ बटी। ओहो, अब पता लगेगा उमेश कुमार को। ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी है, क्या हुआ? बैठा हूँ आपके सामने। अच्छा सर, जैसे दिमाग की बात आई, तो दिमाग के लिए क्या, आपकी मेमोरी एक तो बहुत शार्प है, आंकड़े आपके जुबान पर रटे रहते हैं। आज से 10 साल 15 साल पहली बातें भी आप एकदम से अटेंडम बोल देते हैं, किसी पेपर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक के बाद आप बोलते चले जाएंगे उस चीज़ को आंकड़ों के साथ में। इसके लिए क्या, दिमाग के लिए क्या कोई शंख पुष्पी है या कोई इस टाइप का टॉनिक है? जो मेमोरी आपकी जो इतनी शार्प है। पुनीत जी, मैंने आपको बताया ना कि कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं कुछ लोगों के साथ, मेरे साथ ईश्वर की ब्लेसिंग है। मैं कभी किसी से डरा नहीं, इतिहास गवाह है जो लड़ाइयाँ मैंने लड़ी है। आप ये बताइए पुंडित जी, मुझे एक जर्नलिस्ट देश में ऐसा दिखाइए जिसके चलते 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ CBI हो गई हो। मुझे एक ऐसा जर्नलिस्ट बताइए जिसकी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ पे PMO ने कॉग्निजेंस लेके CBI दे दी हो। मुझे एक ऐसा जर्नलिस्ट बताइए जिसने दिल्ली की शूटिंग रेंज के खिलाफ स्टोरी करके CBI करा दी हो। मुझे एक ऐसा जर्नलिस्ट बताइए जिसने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हों। मुझे एक जर्नलिस्ट बताइए जिसने 50 से ज़्यादा PIL फाइल करके 25 से ज़्यादा पर निर्णय ले लिए हों। ये सब आप क्या है कि
जब ये आप तो रिकॉर्ड बन गया सर। बिल्कुल रिकॉर्ड बन गया। आप ये बताइए गिनीज मुझे, बुक ऑफ वर्ड्स आप मुझे रिकॉर्ड में बताइए, जाएंगे मुझे आप ये बताइए कि जब कोरोना हुआ कोविड शुरू हुआ तो हवाई मार्ग से आने वालों पर पेड क्वारंटीन लागू कर दिया गया कि आप कोई गरीब बेचारा 5,000 का टिकट लेके मैनेज करके किसी तरह एयरपोर्ट आता है, उसे उठा के आप होटल्स में भेज देते थे और पैसे 20-20 हज़ार पे उगा रहे थे। कौन इस मामले को लेके हाई कोर्ट गया और मात्र 1 हफ्ते के अंदर मैंने निर्णय करा दिया कि पेड क्वारंटीन नहीं होगा? आप बताइए। शराब माफियाओं के 200 करोड़ माफ़ कर दिए गए इस राज्य में कोविड के दौरान। कौन PIL लेके गया? इशू नोटिस हो गया। उत्तर प्रदेश का एक बाहुबली सारे नियम कायदे कानून तोड़ता हुआ बद्रीनाथ घुस गया पास के दम पर। कौन पूरी सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट गया और इशू नोटिस कराया? सतपाल महाराज जी के खिलाफ हाईकोर्ट कौन गया जब उन्होंने कोविड के दौरान 307 की FIR दर्ज हो रही थी युवाओं पर? कौन गया सारे मामले को लेके हाईकोर्ट? कौन श्रावंती जो काशीपुर के अंदर जो गैस प्लांट था जिसमें उत्तराखंड के हिस्से की गैस एक कंपनी को दे दी गई थी कि आप गैस बेस्ड एनर्जी बनाइए, हमारे हिस्से की उत्तराखंडियों के हिस्से की गैस आपने उठा के कंपनी को दे दी। कौन हाईकोर्ट गया? मैं गया। बंद हो गया प्लांट। आप मुझे बताइए कितनी लड़ाइयाँ आपको बताऊं मैं? नहीं, आपकी तो मेमोरी इतनी हाई है, लेकिन जनता की मेमोरी जो है वो इतनी हाई नहीं होती, वो भूल जाती है कुछ समय बाद में कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। कौन सा चुनाव लड़ना है जो कोई याद रखे? नहीं, अगर चुनाव लड़ना पड़े तो क्या दिक्कत है? मैं फिर कह रहा हूँ मुझे तैयारी वैसे अगर देखिए ऐसा है, जब चुनाव लड़ना होगा, तो लोगों को सब याद आ जाएगा, तब याद भी कराया जाएगा। अभी चुनाव नहीं लड़ना तो याद कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उत्तराखंड के लोगों को धीरे धीरे उमेश कुमार के बारे में पता लगने लग गया है कि उमेश कुमार कौन है और उसका क्या योगदान है। इसलिए क्या होता है, समय के रहते सारी चीज़ें धीरे धीरे। कितने लोग जानते थे कि उमेश कुमार के खिलाफ 2011 में इनाम रख दिया गया था, वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया था? कितने लोग जानते कि उमेश कुमार का घर रातों रात 2 घंटे के नोटिस में तोड़ दिया गया था? कितने लोग जानते हैं उमेश कुमार के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर निकाल के देश भर में प्रतिबंधित कर दिया गया था? कितने लोग जानते हैं कि 2,500 का इनाम रख के देश भर में करोड़ों रुपये का विज्ञापन निकाल दिया गया था वांटेड का? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, धीरे धीरे समय के साथ सब चीज़ें लोगों को पता लगती हैं। बस ये कि मैंने प्रोपोगेंडा नहीं किया, मैंने अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताने की कोशिश नहीं की। मैं आज भी, आप मेरे संस्थान में किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि मैंने आज तक कभी कहा हो कि ये स्टोरी चला दो और ये रोक दो। मैं सार्वजनिक मंच से कह रहा हूँ, एक व्यक्ति, मेरे साथ सैकड़ों लोग काम कर चुके हैं। मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल चला चुका हूँ। जिस 3 साल जो चैनल लगातार नंबर 1 रहा हो, मुझे कोई कह दे कि मैंने कभी अपनी टीम से कहा हो ये स्टोरी चला दो, ये स्टोरी रोक दो, मैं कभी अपने एडिटोरियल में इंटरवीन नहीं करता। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि लेकिन जनता को ये जानना जरूरी है कि पंडित जी, समय आने पर सब जान जाएंगे। धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। कितने लोगों को मालूम था कि जब दुनिया का पहला गोल्फ प्रीमियर लीग हुआ तो ऑक्शन के अंदर 8 टीमें थी, उत्तराखंड लायंस को कोई खरीदने वाला नहीं था। मैं यहाँ से फ्लाई करके मैं दिल्ली मुंबई पहुँचा, मैंने टीम खरीदी। मुझे गोल्फ का ABCD नहीं पता था। कितने गर्व की बात है कि इस उत्तराखंड के लिए हमारे ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन डैरन क्लार्क खेला, वर्ल्ड चैंपियन चेपचई नीरट उत्तराखंड की टीम ने खरीदा और उस टीम ने इतिहास रचा, दुनिया की पहली गोल्फ प्रीमियर लीग जीतकर। कितने काम गिनाऊं? काम गिनाने की तो काम बहुत हैं, काम गिनाने के लिए बहुत हैं। उमेश कुमार जी की मेमोरी बहुत अच्छी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और हम लोगों की मेमोरी बहुत कमज़ोर है। जिस तरीके से उमेश कुमार जी वैसे तो कह रहे हैं कि शंखपुष्पी वगैरह का कोई सेवन नहीं करते इस तरीके का कि जिससे मेमोरी बढ़ती है, वो बच्चों का काम है। जो ब्लेसिंग है लोगों की, वही उनको दिमागी ताकत देती है। तो आज हमने काफ़ी लंबी चर्चा की। कहीं जगह ऐसा भी है कि आपको थोड़ा सा एक बोरिंग सा भी लगेगा इंटरव्यू, लेकिन चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी। इस समय जो चल रहा है प्रदेश भर में, देखते हैं जिस तरीके से वाद और विवाद और जिस पर का आदान प्रदान होता है, फेसबुक जो वार है, एक शीत युद्ध है, वो लगातार चलता रहता है। आरोप प्रत्यारोप का जो माहौल बना है उत्तराखंड में, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगे, ऐसा हमारा प्रयास था। आज हिमालय दर्पण उत्तराखंड
उमेश कुमार जी के पास स्पेशली इसीलिए आया था कि जो इस तरीके की चर्चाएं हैं, अफवाहें हैं या जो भी है, उनको किस तरीके से हम विराम दे सकते हैं। तो ये एक हमारा प्रयास था। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा तो इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दे सकते हैं। और उमेश कुमार जी की जो टीम है पहाड़ परिवर्तन समिति, वो लगातार पहाड़ों में अभी भी काम कर रही है। आज मौसम खराब था, इसलिए उमेश कुमार जी से हमारी मुलाकात भी संभव हो पाई है। तो उमेश कुमार जी का मैं धन्यवाद देता हूं आज की जो हमारी चर्चा हुई है या बातचीत हुई है उसके लिए। और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपनी राय भी इस पर ज़रूर देंगे। उमेश कुमार जी का साफ तौर पर अब क्या संदेश है, वो जो उनका एक स्लोगन है कि डरना, थकना और रुकना मना है, तो उमेश कुमार जी अब क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? आप ये बताइए, उत्तराखंड के युवाओं को कोई क्या संदेश दे सकता है? नहीं, मार्गदर्शन तो चाहिए सर। जिस राज्य के खून में लड़ने की ताकत उसके बनने से पहले हो, जो राज्य लड़कर लिया गया हो, जिस राज्य में लोगों ने शहादत देकर लड़कर राज्य लिया हो, उस राज्य के युवाओं को आप कोई सीख नहीं दे सकते। वो लड़ना भी जानते हैं, वो डरते भी नहीं हैं और वो रुकते भी नहीं हैं। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूँ, एक आह्वान पर, एक फेसबुक की पोस्ट पर 7,000 लोग वॉलंटरीली मदद करने के लिए पहाड़ की आ जाते हैं, तो क्या संदेश देंगे? ये युवा है जो बदलेगा उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, मैं आज फिर कह रहा हूँ आपको, इस उत्तराखंड को युवा ही बदलेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। जितना आप लोगों ने करना था कर लिया, ये नहीं बर्दाश्त करते, ये खुलकर 2 मिनट में जवाब देते हैं और खुलकर लड़ते हैं। तो ये लड़ेंगे भी और ये जीतेंगे भी, आप देख लेना जी। ये लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और आज के कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे संग और देखते रहिए हिमालय दर्पण उत्तराखंड। नमस्कार।